इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। और एक और चीज़ जान लो, जब तक एक्सरसाइज नहीं बनाओगे, इंटेक्स्ट नहीं बनाओगे, एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, तब तक आपका एनसीईआरटी पूरा नहीं होता है। एनसीईआरटी में एक खासियत है कि थ्योरी में बहुत कुछ समझा दिया गया है और बहुत कुछ आपको जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ भी एक थ्योरी है। इसलिए 100% क्वेश्चन बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस। तो एमॉर्फस किसको कहते हैं? तो शेपलेस सॉलिड को ही एमॉर्फस कहते हैं। सॉलिड दो तरह का हो गया, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। तो चूंकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में लैटिस पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, इस कारण से जब उसको आप तोड़िएगा तो किसी फिक्स्ड शेप में नहीं टूटेगा। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है कि सॉलिड which have indefinite shape is called amorphous। उसके बाद है, give a few example of amorphous solid। तो amorphous solid का एग्जाम्पल में आप लिखिएगा प्लास्टिक, रबर, ग्लास और लगभग जितना भी पॉलीमर है वो भी amorphous solid में ही आता है। तो amorphous solid का डिफिनीशन हो गया, शेपलेस सॉलिड इज कॉल्ड amorphous solid। बस एक लाइन में ये आंसर आप दे देंगे। 1.2 है, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड एज क्वार्ट्ज। तो देखो, ग्लास और क्वार्ट्ज फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। फर्क क्या है कि ग्लास में जो सिलिकेट आयंस है उसका अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, और जबकि क्वार्ट्ज में ये अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। ये अंतर हो गया दोनों में। अंतर ये कि ग्लास में शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है और जबकि क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट है। और कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो देखो, एक चीज हर हमेशा ध्यान रखना कि किसी क्रिस्टलाइन को नॉन क्रिस्टलाइन में चेंज करना हो ना, तो उसको गला दो, मेल्ट कर दो और तुरंत एकदम रैपिडली उसका कूलिंग कर दो। तो रैपिडली कूलिंग करोगे तो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। इट मीन्स क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है आपको, तो मेल्टिंग एंड रैपिड कूलिंग कर दीजिए, क्वार्ट्ज कन्वर्टेड इनटू ग्लास। ये चलता है। और वही धीरे धीरे अगर कूल करोगे तो वो क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयोनिक, मेटेलिक, मोलिकुलर, नेटवर्क और कोवलेंट और एमॉर्फस। सबसे पहला एग्जाम्पल है P4O10। ये आपका मोलिकुलर सॉलिड हो गया P4O10। अमोनियम फॉस्फेट, ये आपका आयनिक सॉलिड हुआ। सिलिकॉन कार्बाइड, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हो। आयोडीन एंड फास्फोरस, दोनों नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में भी दो वेराइटी है, नॉन पोलर और दूसरा पोलर पोलर इंटरेक्शन। तो यहाँ नॉन पोलर हुआ आयोडीन और फास्फोरस दोनों में। प्लास्टिक एमॉर्फस हुआ। ग्रेफाइट आपका कोवलेंट सॉलिड हुआ। ब्रास मेटेलिक सॉलिड हुआ क्योंकि दो मेटल का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, होमोजिनस। रुबिडियम भी आपका मेटेलिक सॉलिड में आया।
लिथियम ब्रोमाइड ये आपका आयनिक सॉलिड में आया, सिलिकॉन कोवेलेंट सॉलिड में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4 आपका कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ टच स्फीयर अराउंड द पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान देना, नंबर ऑफ टच स्फीयर, नंबर ऑफ टच स्फीयर around the particular sphere is known as coordination number। तो अब पूछ रहा है कि what is the coordination number of atoms in cubic closed packed structure। cubic closed packed structure या HCP स्ट्रक्चर, HCP भी दे सकता है। ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है FCC के तरह। जो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो ये दोनों का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। किसका किसका? HCP एंड CCP का। 6 मिडिल में, 3 ऊपर और 3 नीचे, 12। इन BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट है 1.5, हाउ कैन यू डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ you know its density and the dimension of the unit cell explain। तो डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होगा? तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये तो जानते होंगे, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए मास का मतलब उस यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा और उस एटम का एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट कर दीजिए और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब AQ होता है। क्योंकि एटॉमिक वेट एकदम छोटा यूनिट में लेने जा रहे हैं, इसीलिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर इसी तरह से एक्सप्रेस करके आपको देना है। ठीक है, अब देखो 1.6, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एकदम सही है। कलेक्ट melting point of solid water, ethyl alcohol, diethyl ether and methane from a data book। किताब से आपको क्या क्या चीज लेना है? तो वाटर का यानी आइस का, इथाइल अल्कोहल का, डाइथाइल ईथर का एंड मीथेन का। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स? तो देखो मीथेन है, मीथेन है, जब मेल्टिंग पॉइंट इसका देखिएगा तो मीथेन से ज्यादा C2H5OH का आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको ईथर का मिलेगा और उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा किसका? वाटर का ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा इस कारण से मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ऐसा इस कारण से कि इसमें नॉन पोलर इंटरेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्स या नॉन पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन जो है सबसे कमजोर होता है, उससे थोड़ा सा तगड़ा इंटरेक्शन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मात्रा इसमें कम है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो लेस हाइड्रोजन बॉन्ड, मात्र 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें इंटरेक्शन डाइपोल का इंटरेक्शन है, डाइपोलर है, डाइपोल इंटरेक्शन है। और इससे ज्यादा इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कारण से
सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आपका हो जाएगा? वाटर का। तो ये इंटरैक्शन पर आपको डिपेंड करता है स्टेबिलिटी लैटिस पॉइंट का। अगर इंटरैक्शन ज़्यादा है, लैटिस पॉइंट काफ़ी फिक्स्ड है, तो जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सब उसके सराउंडिंग भी फिक्स्ड होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स? कैसे आप डिफरेंस करेंगे किसके किसके बीच? तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो पहला है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP और CCP। देखो HCP क्या हुआ? HCP तो ये अरेंजमेंट होता है जब थर्ड लेयर अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड पर। थर्ड लेयर अरेंजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां पर? स्टार्ट्स फ्रॉम टेट्राहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड पर ये अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमको मिलता है फॉर्म ए बी लेयर, और इसमें फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम होगा। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर सेम होगा, सेम होगा। तो देखो अगर तुमको HCP अरेंजमेंट बोला लिखने के लिए, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि थर्ड लेयर अरेंजमेंट starts from tetrahedral void, then AB layer is formed, AB layer is formed। ठीक, अगर बाय द वे तुम भूल जाते हो, इतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि इन HCP अरेंजमेंट AB लेयर इज फॉर्म्ड, AB लेयर इज फॉर्म्ड। ये लिख करके अलग हट जाओ, इस पर भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड वगैरह है तो उसमें तो थोड़ा सा आपको लिखना होगा, तो कोशिश कीजिएगा लिखिएगा। ये HCP अरेंजमेंट हुआ। और CCP अरेंजमेंट में क्या होता है कि थर्ड लेयर अरेंजमेंट जो है, थर्ड लेयर अरेंजमेंट स्टार्ट हम लोग कर देते हैं, अरेंजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां पर, कहां से स्टार्ट करते हैं? तो स्टार्ट्स फ्रॉम ओक्टाहाइड्रल वॉइड। कहां से स्टार्ट करते हैं? ओक्टाहाइड्रल वॉइड से। देन तब क्या होता है? तो ABC लेयर फॉर्म होता है, लेयर इज फॉर्म्ड। इसी को कहते हैं हम लोग CCP अरेंजमेंट, इसी को कहते हैं CCP अरेंजमेंट। तो HCP और CCP समझ गए होंगे। दोनों में अगर मान लो डिफरेंस बोल दे, तो डिफरेंस यही है कि एक टेट्राहाइड्रल वॉइड पर अरेंजमेंट है, दूसरा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पर अरेंजमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एटम 6 होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम 4 होगा, बाकी पैकिंग इफिशियंसी वगैरह सब कुछ सेम होगा। ठीक, अब देखो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हो? तो क्रिस्टल लैटिस का डिफिनीशन ये हुआ कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन फ्री स्पेस, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसको कहेंगे? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent in free space is called, क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। इसी को कह दोगे क्या चीज? क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए नेक्स्ट आपका है यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल।
तो इसको ऐसे लिखोगे कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर? 1.8 सवाल को देखो, बहुत ही हल्का, आसानी से समझने वाला। अगर कोई भी डिफिनीशन वगैरह में आपको दिक्कत हो तो हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ इसमें दिक्कत है, तो उसको अगले वीडियो में ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। देखो, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। फेस सेंटर्ड में कितना लैटिस पॉइंट होगा, तो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। FCC मीन्स हो गया फेस सेंटर्ड। इसका मतलब हुआ क्या कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो है ही, तो कॉर्नर की संख्या 8 और हर फेस पर है, तो फेस चूंकि 6 है तो 8 + 6 = कितना हो गया? 14। और फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, इसमें भी 8 + 6 14 ही होगा। बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में आपका क्या है कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा सेंटर ऑफ मास पर होगा। कॉर्नर पर तो होगा ही, और कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास पर। तो कितने लैटिस पॉइंट हो गए? तो 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 कॉर्नर और 1 सेंटर ऑफ मास, 9 लैटिस पॉइंट। ठीक, तो लैटिस पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 1.9, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। ठीक, एंड आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, तो देखो आयनिक और मेटेलिक क्रिस्टल में सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो देखिए, सिमिलरिटीज ऐसा है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दोनों नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है ना। देखो ऐसा है, ये सेम फीचर दिखला रहा है, कौन? आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड के बीच सेम फीचर क्या क्या है? दोनों के केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसमें नॉन डायरेक्शनल है। और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण ही ध्यान रखोगे कि मेटालिक सॉलिड जो है मेलिएबल एंड डक्टाइल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। और डिफरेंस क्या क्या चीज का है, डिफरेंस क्या क्या चीज में आ रहा है? तो डिफरेंस ऐसा है कि इसमें डिफरेंस आपको, पहला डिफरेंस आयनिक और मेटेलिक में है कि आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस और फ्यूज स्टेट में गुड कंडक्टर है फ्यूज स्टेट, बट बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। काहे भाई सॉलिड स्टेट में? क्यों ऐसा? इसलिए कि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट मूवेबल, इसलिए आयनिक सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होगा, और जबकि गुड कंडक्टर होगा आपका फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट में। जबकि मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर होगा सॉलिड में भी एंड फ्यूज्ड में भी, सॉलिड स्टेट में भी एंड फ्यूज स्टेट में भी, दोनों स्टेट में
ये गुड कंडक्टर होगा। ठीक, अब आयनिक सॉलिड का हार्डनेस ज्यादा होता है, अब मेटेलिक सॉलिड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। आयनिक सॉलिड आपका ब्रिटल इन नेचर होगा, और जबकि मेटेलिक सॉलिड मेलिएबल एंड डक्टाइल होगा। ये डिफरेंस हो गया, तो इसी को आपको लिख देना है, बहुत ही हल्का है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो देखिए आपको हम बतलाने जा रहे हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो देखो पैकिंग इफिशिएंसी क्या हुआ कि जितना भी स्फीयर है आपका, मान लो स्फीयर को तुम अरेंज करते हो, तो स्फीयर पूरा का पूरा क्यूब को ढक नहीं लेता है, जितना पार्ट कवर होगा उसी को कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, और जितना पार्ट खाली होगा उसको कहते हैं वॉइड। तो पैकिंग इफिशिएंसी का डिफिनीशन होता है पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय स्फीयर इज कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इजकल टू क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इजकल टू क्या होगा, आपको डिराइव करना होगा। हालांकि केमिस्ट्री में डेरिवेशन +2 में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सेफ साइड के लिए डेरिवेशन को देख लो। पैकिंग फ्रैक्शन इजकल टू हो गया पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय स्फीयर are divided by वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो किसी भी यूनिट सेल के लिए, किसी भी यूनिट सेल के लिए उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम आर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब फॉर सिंपल क्यूब के लिए ले रहे हैं, सिंपल क्यूब के लिए ये डिराइव कर दीजिएगा। सिंपल क्यूब के लिए तो नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूब में 1, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, अब बट्टे में ए क्यूब, तो 4/3 पाई आर का वैल्यू ए के टर्म में a/2 क्यूब, अब बट्टे ए क्यूब, तो आपको आ जाएगा 0.52, और परसेंट में देखोगे तो 52%, 52%। क्लियर। अब देखो ये सिंपल क्यूब का हुआ, अगर BCC का कहा जाए निकालने, तो BCC में नंबर ऑफ एटम होता है 2, नंबर ऑफ एटम 2, 4/3 पाई आर के जगह पर √3a/4 रेडियस निकालने का तरीका बतलाए हुए हैं, बाय ए क्यू, तो आपको आ जाएगा लगभग 0.68, 68% 100 में। और FCC के मामले में देख लो तो FCC में नंबर ऑफ एटम 4 × 4/3 पाई आर के जगह पर √2a/4 क्यूब और डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ई रेडियस हम लोग इंडिविजुअल एटम का ले रहे हैं 0.74। ये आपको बनाना होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर प्रॉब्लम नंबर, ये था आपका 11 से फिर से हम लोग देखेंगे।